फील्ड मार्शल के साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से धोखा कर दिया गया है और इनकी मुनाफकत भी खुलकर सामने आ गई है। इस पर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ वो 13 जज साहिबान फिर बैठ गए जिनमें से कुछ की तरफ से वो फैसला किया गया था खसूसी नशिस्तों वाला, अब वो भी कुछ पसपाई इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। खसूसी नशिस्तें किसकी हैं? तहरीक इंसाफ की खसूसी नशिस्तें हैं। इसमें कोई शक वाली बात रह नहीं जाती, क्योंकि खसूसी नशिस्तें मिली थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन जज साहिबान की तरफ से चंद एक ने कहा, बल्कि 8 ने तो फैसला कर दिया, अक्सरियती फैसला कि ये तहरीक इंसाफ की बनती हैं। लेकिन कुछ जजों की तरफ से कहा गया कि नहीं, इनकी नहीं बनती। किसकी बनती हैं? अगर तहरीक इंसाफ की नहीं बनती तो फिर किसकी बनती हैं? फिर मुस्लिम लीग नून की बनती है, पीपल्स पार्टी की बनती है, मौलाना फजलुर रहमान की बनती हैं। किसकी बनती हैं और कैसे बन सकती हैं? इंसाफ का तकाजा क्या है नाजरीन। लेकिन हमारे जज साहिबान टेक्निकल वजूहात ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीन ली जाएं और इनको तकसीम कर दी जाएं जिनका कोई हक बनता ही नहीं। इस हवाले से आज फिर केस की समाअत हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जिनके ज़मीर नुमाइश के लिए सामने आ चुके हैं, इनके ज़मीरों की नुमाइश हो रही है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं या फिर किसी डंडे को देखते हुए फैसला करते हैं। ज़मीर के मुताबिक तो 8 जजों की तरफ से फैसला कर दिया गया, लेकिन चंद एक ऐसे थे जो दूसरी तरफ जा रहे थे और उन्हीं के लिए फिर 26वीं आईनी तरमीम भी कर दी गई। बेंच बना दिया गया और दोबारा से मुकदमा उसी में लगा दिया गया। नजर सानी की सूरत में, नजर सानी में हमने ये सुना है कि एक महदूद सा स्कोप होता है, लेकिन ये जज साहिबान अमीरुद्दीन साहब उस मुकदमे को इस तरह से सुने जैसे पहली मर्तबा सुना जा रहा हो। वहाँ पे फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से भरपूर दलाइल दिए जा रहे हैं जिस पर जज साहिबान मुत्तफिक भी नजर आते हैं। बिल्कुल ये मुत्तफिक होंगे, लेकिन फैसला क्या करेंगे? फैसला वही करेंगे जो उनको काबिल कबूल होगा। किन को? उनको जिन्होंने इनको ला के यहाँ पे बिठा दिया है। इनकी तरक्कियों और मराद का इन्हिसार भी इसी फैसले पर है, तो ये अपने मुफादात को क्या छोड़ेंगे? अगर इंसाफ की बात की जाए, कानून की बात की जाए, आइन की बात की जाए, तो बंदा ये नहीं सोचता कि मेरा कोई फायदा है या नहीं है, लेकिन फायदा नुकसान तो बात की बात है। इनके घर वालों को भी उठा लिया जाता है, रिश्तेदारों को भी परेशान किया जाता है, बैंक अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और उनके साथी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज की समाअत में भी फैसल सिद्दीकी साहब और दीगर जज साहिबान कायल नजर आए, लेकिन फैसला क्या होगा नाज़रीन, उस हवाले से दूसरी कोई राय है ही नहीं। अक्सरियती फैसला होगा। जैसा कि कहा जाता है कि महदूद सा स्कोप होता है, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर नजर सानी में भी लामहदूद स्कोप सामने आ जाता है, जैसे ये जज साहिबान सामने ला के दुनिया को दिखा देंगे। फील्ड मार्शल साहब की बात कर लेते हैं। उनके हवाले से पाकिस्तान में भी और वहां पे भी बड़ी बड़ी बातें की गई, उनके खिलाफ भी, उनकी हमायत में भी। उनके खिलाफ पीटीआई की तरफ से वहां पे मुजाहिरे का एहतमाम किया गया, जबकि पाकिस्तान में पीटीआई की क़यादत की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, हमने किसी किस्म की कॉल नहीं दी, हमने किसी किस्म के इस मुजाहिरे की हमायत नहीं की। लेकिन वहां पे बैठे हुए जो पीटीआई के लोग थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम मुजाहिरा करेंगे और पूरी कुव्वत उस पर सर्फ कर देंगे। उनकी तरफ से पूरी कुव्वत सर्फ भी कर दी गई। उनके मुताबिक जिन लोगों ने ये मुजाहिरा अरेंज किया था वो कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, हमें लग रहा था कि लोग तो आएंगे, चंद सौ आ जाएंगे, लेकिन जितनी तादाद में लोग आ गए हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा लोग आए। वो कहते हैं कि 5000 से 6000 वहाँ पे लोग आ गए थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जैसा कि हमने कहा कि इनकी तरफ से मुनाफकत की गई है फील्ड मार्शल साहब के साथ और उनको धोखा दिया गया है। कैसे धोखा दिया गया है? वहाँ पे जिस तरह से पीटीआई की तरफ से मुजाहिरा अरेंज किया गया था, उसी तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी फील्ड मार्शल साहब की हमायत में मुजाहिरा होना चाहिए था। वहाँ पे इनके भी चंद हजार लोग चले जाते, उनके भी होते। ऐसा कतई तौर पर उन ममालिक में नहीं होता कि दो मुखालिफ ग्रोह मुजाहिरा करने के लिए चले जाएं और उनके दरमियान किसी किस्म की मडभेड़ हो जाए, किसी किस्म की तलखी हो जाए, किसी किस्म के इख्तलाफ सामने आ जाए या वहाँ पे कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। वो अलग से मुजाहिरा कर रहे होते हैं, ये अलग से मुजाहिरा कर रहे होते हैं। ये भी कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे दावत ट्रंप की तरफ से नहीं दी गई थी, व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो एक अखबार का भी हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने इनकार किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत नहीं दी गई थी। हो सकता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से उनको दावत ना दी गई हो, लेकिन ये परेड ऑर्गेनाइज की गई थी पेंटागन की तरफ से। पेंटागन की तरफ से हो सकता है कि फील्ड
फील्ड मार्शल साहब को दावत दी गई हो तो वो उस परेड में चले गए। बाकी कहा जा रहा है कि परेड इंतहाई थकी हुई परेड थी, फ्लॉ परेड थी, क्योंकि उसमें जिन फौजियों को लाया गया था वो बिल्कुल ही थके हुए नजर आ रहे थे। ये तो इनके मुखालफिन की तरफ से कहा जा रहा है। हो सकता है कि परेड बेहतरीन हुई हो, लेकिन आसिम मुनीर साहब के हवाले जो बातें हो रही हैं कि वो अपने तौर पर चले गए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पेंटागन की तरफ से हो सकता है उनको दावत दी गई हो, लेकिन हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके साथ कैसे धोखा किया गया। यहाँ पे पजीराई की जाती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से फील्ड मार्शल साहब की, उनकी खुशामद की जाती है, उनकी तहसीन की जाती है, हर बात पर उनको आगे रखा जाता है। कहा जाता है पाकिस्तान में अगर मुईशत मजबूत हुई है, पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम आया है तो फील्ड मार्शल साहब के किरदार अदा करने से ही आया है। लेकिन जैसे वो अमेरिका में गए, एक तो इनकी तरफ से वहाँ उनके हक में कोई मुजाहरा नहीं किया गया और पाकिस्तान में ये सूरत हाल हो गई है। आप आज के अखबारात उठाकर देख लें, फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कोई भी आपको खबर नजर नहीं आएगी। तो यूं लगता है कि जैसे इस हुकूमत की तरफ से, अतात आर्ट की तरफ से बाकायदा मीडिया को कहा गया है कि उनका ब्लैक आउट करना है। फील्ड मार्शल साहब की कोई मीडिया पर खबर नजर नहीं आ रही, अखबारात बिल्कुल उनकी खबर के बगैर छाए हुए हैं। उनकी तहसीन की, उनके दौरे के हवाले से या उनकी किसी भी कारकर्दगी के हवाले से, पाक फौज के हवाले से भी कोई खबर आज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में नजर नहीं आई। इसी तरह से टीवी चैनल्स पर भी आसिम मुनीर साहब का जिक्र कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये अतात आर्ट की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से किया गया है, उन्होंने ये सारा मैनेज किया है, या फिर उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं? क्या ये आसिम मुनीर साहब से मायूस हो गए हैं? मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भरपूर, और शहबाज शरीफ साहब को भी भरपूर कवरेज दी जा रही है। इसी बिना पर हमने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इन लोगों की तरफ से धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है, फरेब किया गया है और इनकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ चुकी है। बाकी ईरान के हवाले से बात ना की जाए ये भी नामुमकिन है। ईरान ने जिस तरह से इसराइल का मुकाबला किया, एक मिसाल कायम कर दी गई है। इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर जहरीत की थी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसराइल का पलड़ा पहले भारी था, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उस तरह से तो ईरान की तरफ से इसराइल से बदला नहीं लिया गया। जिस तरह से दो मजीद कमांडर पासदारान इनकलाब के, इंटेलिजेंस के, उनको शहीद कर दिया गया है, मजीद भी शहादतें ईरान में हुई हैं। इस तरह का बदला तो इसराइल से अभी तक ईरान ने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और मजीद भी फेंके जा रहे हैं। वहाँ पे भी हलाकतें हो रही हैं, वहाँ पे भी तबाही हो रही है। नेतन्याहू जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझते थे, वो भाग गए। पहले तो वो बंकर में भागे हैं और उसके बाद वो अपना मुल्क छोड़ गए। आजकल वो यूनान में पाए जाते हैं। उनके बेटे की शादी भी थी, वो भी उन्होंने मुलतवी कर दी है। तो जिस तरह से आज इसराइली यहूदी वहाँ पे रहने वाले गैर महफूज हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए थे। कई को तो शेल्टर भी मुयस्सर नहीं है और वहाँ पे पहली मर्तबा ऐसा खौफ और हिरास देखा गया है। पहले कभी भी इसराइल पर इस तरह से हमले नहीं हुए थे जिस तरह से ईरान की तरफ से किए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी स्पीड कितनी है, अल्ट्रासोनिक उनकी स्पीड है, तो ये 6000-7000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ईरान से निकलते हैं, 10 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं और इनका कोई तदारक इसराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के पास नहीं है। निशाना लेते हैं और तबाही पे तबाही मचाए चले जा रहे हैं। ये तो वो मिसाइल हैं जिनकी स्पीड बताया कि अल्ट्रासोनिक है, 6000-7000 है। अभी ईरान की तरफ से अल फतह मिसाइल नहीं छोड़े गए, उनकी रेंज भी ज्यादा है और उनकी स्पीड भी 10,000 किलोमीटर उनकी स्पीड फी घंटा बताई जा रही है। अभी ईरान की तरफ से वो नहीं छोड़े गए और इसराइल के तजिया निगार ये कह रहे हैं, उनके माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान के पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और बड़ी हिफाजत के साथ भी वो रखे गए हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि इंटेलिजेंस दोनों की फेल हुई है। ईरान की तो बिल्कुल फेल हो गई, जबकि इसराइल की भी उस तरह से कामयाब नहीं हुई और उसकी सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। इसराइल के अंदर रहकर उन्होंने अपने बेस बनाए थे, वहीं पे इसराइल के ड्रोन असम्बल हो रहे थे। तो इससे बड़ी फेलुअर इंटेलिजेंस की क्या हो सकती है कि ईरान को पता ही नहीं चल सका। लेकिन फिर ईरान की तरफ से ये भी हुआ कि ईरान ने
اپنی انٹیلیجنس کو تھوڑا سا مضبوط کیا، تھوڑا سا بہتر کیا، تو پتہ چلا لیا گیا کہ کہاں پہ اسرائیل کا اڈا تھا اور کون اس کو مینج کر رہا تھا، کون سب سے بڑا مخبر تھا، اور اس مخبر کو پکڑا گیا۔ 1-2-3 گھنٹے میں سماعت ہوئی اور اس کو موت کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی کر لیں کہ رضا پہلوی جو ولی عہد تھے شہنشاہ ایران کے، وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نالائق حکمران ہیں، یہ ملا نالائق ہیں، یہ نالائق حکمران ہیں، انہوں نے ایران کی تباہی کر دی ہے۔ وہ بھی وہی زبان بولنے لگے ہیں جو یاہو بول رہے تھے۔ نیتنیاہو کی طرف سے ایرانیوں کو کہا گیا کہ آپ اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اسی طرح سے رضا پہلوی کی طرف سے بھی ایرانیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ بغاوت کر دیں۔ فوج کو بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو ولی عہد تسلیم کر لیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی دال کہاں تک گلتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس نیچ حکومت کے چپیٹے بجٹ کی۔ انہوں نے جتنا چپیٹا مالی ہے، ہر حکومت کی طرف سے 10% کہا جا رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور 7% پینشن میں اضافہ ہوگا۔ یہ ساری حکومتوں کی طرف سے کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کی طرف سے 12% اضافے کی بات کی گئی ہے۔ یہ سندھ حکومت والے وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مرکز کو چاہیے کہ 50% تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ بات ہم کر رہے تھے ہر حکومت کے چپیٹے کی۔ پنجاب حکومت کا بھی بجٹ سامنے آ گیا ہے، یہ بھی نیچوں والا بجٹ ہے۔ یہاں بھی 10% ہی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر ان نیچوں کی طرف سے یہ بھی کر دیا گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی، جبکہ آسانی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا ہے اور یہ بٹیرے کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اگر حکومت مل گئی ہے تو اپنے مفادات کے لیے، اپنے مراد کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔